नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दो सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहला सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान अभी भी बार्गेनिंग कर रहे हैं या शनिवार के दिन जो संसदीय बोर्ड की मीटिंग है उसमें वो अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि कई राजनीतिक टिप्पणीकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ सीटों का तोलमोल और बीजेपी जेडीयू पर दबाव बना सकेगी। देखिए, हमारे पास एलाइज का प्रेशर है, उन सब की टैक्टिक है। इस पर मैं आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हमारी जब आखिरी दफा आपसे बात हुई थी, क्या बदला है बिहार के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एलजेपी की टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे देखिए, आपने पास्ट में देखा कि इनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, कल अमित शाह से भी मुलाकात हुई, उसके पहले भी फोन पर इनकी बातचीत होती रही। इनको 27 सीटों का ऑफर दिया गया। उसमें जो मैंने फार्मूला था सुना था कि 22 + 5 मतलब बीजेपी से कैंडिडेट सजेस्ट करेगी। इनकी परेशानी यहाँ से खड़ी होती है कि इनको बहुत सारा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स मिल रहे हैं। इनको जो लगता है कि एनडीए के साथ हम हैं, खास करके बीजेपी के साथ है, तो वो विनेबल सीट नहीं है, तो उसमें उनको हिच है कि हमारे मन के लायक सीट नहीं है। और इनकी कुछ एक जो सीटें हैं जो इनकी हो सकती है कि पार्लियामेंट सेगमेंट के अंदर में आती है, वो बीजेपी स्वैप करना चाहती है, मांगना चाहती है। जैसे जमुई सीट की बात आ रही है, उसमें कुछ बात चल रही है कि सूत्रों के हवाले से श्रेयसी सिंह को दिया जा सकता है, कंफर्म नहीं है, अभी तो सब सूत्र बेस चल रहा है। श्रेयसी दिग्विजय बाबू की बिटिया? जी 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 हाँ, ये बातचीत एयर में है। उसने ज्वाइन अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, वापस नहीं आई है, ये सब अभी हवा में बात है। तो अभी जो आज मेरी शाम को 5 बजे तक बातचीत हुई, हम लोग को रोज रिपोर्ट फाइल करनी होती है, तो उससे यही सेंस हमको मिला कि लास्ट बार्गेनिंग आज तक होगी। आज भी उन्होंने 7 रिश्ते नीतीश कुमार का प्रोग्राम उसको अटैक किया है, बोला कि ये डेन ऑफ करप्शन, ये इल प्लान्ड है, हमारा बिहार फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट होगा, उसको लागू करेंगे हम 7 निश्चय को। तो जो जेडीयू पर जो लाइन ऑफ अटैक है ना, वो बरकरार रखा हुआ है इसने। और 143 सीट की सूची की बात ये बार बार हर एक मीटिंग में करते हैं, तो कल तो इनको फैसला लेना ही है। मुझको लगता है कि आज फाइनल डे ऑफ रेकनिंग है, बार्गेनिंग है। आज बार्गेनिंग इनकी हो जाती है, कुछ सीट स्वैप हो जाते हैं तो ये रहेंगे, अदरवाइज दे विल गो विद 143 फार्मूला। राजदीप जी, आपको क्या लगता है? देखिए सौरभ, मैंने पहले दिन से कहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करने की एक रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि इस बार वो बिल्कुल बिहार की नंबर 1 पार्टी बने। अब उसमें अगर आप चिराग पासवान का एक तरह से फायदा उठा सके, या चिराग पासवान की जो मजबूरी कहिए, उनके नेगोशिएशंस कहिए, उनका आप फायदा उठाकर जेडीयू पर जितना दबाव डाल सके और जेडीयू के जितने सीट कम हो सके, ये सबसे बड़ी चीज है। जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब बिहार में बीजेपी दोहराना नहीं चाहती। उसमें वो मुझे लगता है चिराग पासवान को पॉन बनाना चाहती है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अब उसमें फिर पासवान जी अकेला लड़ते हैं या 30-35 सीट पर खुश होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है जो संतोष जी ने कहा सही है कि चिराग पासवान के पास अब बहुत कम समय है कुछ करने के लिए। तो आई स्टिल थिंक कि बीजेपी के हाथ में ये गेम है। बीजेपी तय करेगी कि किस तरह से वो जेडीयू को कमजोर कर पाए। पोस्ट पोल अरिथमेटिक होगी। दूसरा सवाल, मैं आप लोगों की टिप्पणी जानना चाहता हूं कि ये जो खबरें चली कि अब प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है और जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिच आ गई थी, अब वो कुछ खत्म हुई है। संतोष जी, क्या खबर है, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, 65 और 70 के बीच में बात चल रही है। अब अपने 58 का +1 का ऑफर तो दिया ही था कि 58 सीट ले लीजिए, प्लस वो तो एक लोकसभा पोल का है वाल्मीकि नगर का, वो ले लीजिए। उसके बाद बात आगे बढ़ी तो 60 से ऊपर गई। और आरजेडी का कहीं ना कहीं ये है कि 65 से 65 से ऊपर नहीं दिए जाए। अब ये कांग्रेस 70 के फिगर पर, वो साइकोलॉजिकल नंबर है, उस पर रुकी हुई है
लेकिन हो सकता है कि मन भी, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो 5 सीट देगा ना, वो कमजोर सीट देगा अपने हिसाब से। सीट का अनाउंस नहीं करेगा, वो नंबर बता देगा, ठीक है 70 दे देंगे, लेकिन वो कौन से 70 देंगे वो बाद में निर्णय करेगा। तो यहाँ ये खेल होगा, क्योंकि लालू, देखिए आज मैंने एक खबर में लिखी, लालू जी का ये एक साफ आना है कि उन्होंने एक अपने पार्टी फंक्शन से शेयर किया कि देखो कांग्रेस का पोस्ट पोल में कोई ठिकाना नहीं है, नीतीश कुमार के भी उतना ही क्लोज है। तो और जब कोई पार्टी 20-25 जीत के उसका तूड़ तोड़ना बहुत आसान काम होता है। तो इनको वैसी स्थिति आने ही नहीं देना है, इनको बहुत ज्यादा नहीं देना है। तो हमको लगा है 65-70 बात बन जाएगी। हो सकता है कि 70 तक, अब लास्ट राउंड ऑफ टॉक का भी हो रहा है, तो हो सकता है कि अब बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगेन आई वुड से कि वो जो 5 ये बातचीत कर कौन रहा है संतोष जी? दोनों तरफ से वार्ताकार कौन है? शक्ति सिंह गोहिल और तेजस्वी यादव के बीच बात हो रही है या किसी और के बीच? ऊपर से भी हो रही है, ऊपर से मैसेज जो आ रहा है। शक्ति सिंह गोहिल एक कंडुइट है, शक्ति सिंह और तेजस्वी का बहुत जबरदस्त कंफर्ट लेवल मैंने नहीं देखा पूरे चुनाव के दौरान में। और कल भी उन्होंने जो शक्ति सिंह गोहिल ने स्टेटमेंट दिया, वो मुझे नहीं लगा कि हाँ लालू जी होते कैसा होता। तो मुझे लगता है कि ऊपर के थ्रू हमको लगता है कि अखिलेश सिंह भी उसमें कुछ न कुछ भूमिका अदा कर रहे होंगे, मदन मोहन झा भी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। तेजस्वी के पास जो बात आती है तो एक सीट पर डिस्कशन लालू जी से भी होता होगा, तो वो सब मिला के बातचीत हो रही है। ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि लालू जी तक नहीं पहुंच रही है, विस्तार से हो रहा है, एक एक सीट पर चर्चा हो रही है। तो हमको लगता है कि वही जो उनकी जो ओल्ड स्ट्रेटजी आरजेडी की है कि ठीक है नंबर को दे दो, लेकिन कमजोर सीट्स दो, क्योंकि उतना हमको जरूरत नहीं है, वहां हम कभी नहीं जीते हैं, तो अच्छा दे दो। ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 70 पार कर रहेगा, 65, 68, 70। बट अगेन आई वुड से कि वो साइकोलॉजिकल नंबर है ना, 70 सुनने में अच्छा लगता है। फिर राजदीप जी देखिए सौरभ, कांग्रेस के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये जो बातें चल रही है, कांग्रेस बीच बीच में करता है कि हम अपने अलग से लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे, बोलने के लिए बहुत अच्छा है। सच्चाई ये है कि 2019 के हार के बाद, मई महीने के बाद 16 महीने हो गए, कहां कोई एफर्ट की गई है वाकई आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना बढ़ाना कि आप सभी सीटों पर लड़ सकते हैं। तो ये केवल बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, मुझे लगता है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आपने कहा किन किन लोगों से, आजकल मनोज झा बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, उनकी केमिस्ट्री मुझे लगता है कांग्रेस लीडरशिप से ज्यादा अच्छी है, बगैर जो पुराने नेता जो आरजेडी के थे। तो एक मनोज झा के द्वारा एक तरह से एक कॉन्डुइट बन गए हैं। और दूसरी तरफ जो आपने शक्ति सिंह गोहिल की बात की, अब शक्ति सिंह भाई जो है वो मुझे लगता है वो कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो बड़े लड़ाकू नेता हैं। वो लड़ना चुनाव जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़े, और मोदी जी के वो पुराने एक तरह से प्रतिद्वंदी रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी बिहार में आज उनका इतना प्रभाव है कि वो डिक्टेट कर पाएगी। तो 70 सीट 65 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। और उनको यही डर है जो संतोष जी भी कह रहे थे कि चुनाव के बाद क्या होगा। अगर कहीं एक ऐसी स्थिति बनती है जहां त्रिशंकु होती है, तो कांग्रेस विल बी अवेलेबल, मेनी ऑफ इट्स एमएलए हमने पहले भी देखा है, वो वापस जा सकते हैं जहां उनको सत्ता मिले। तो कांग्रेस इज नॉट अ प्लेयर। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कोई प्लेयर है इस बिहार चुनाव में इस बार। ये संतोष जी, अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में ही थे? बिल्कुल, जरूर। प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका काल ऐतिहासिक काल रहा है। उन्होंने ऐसी कोशिश की थी कि पूरी पार्टी को तोड़ करके जदयू में मिला दे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और अपनी किताब में रिवील किया है कि पूरी की पटकथा कैसे रची गई थी और कैसे लास्ट मोमेंट में वो रुक गया। लॉक स्टॉक एंड बैरल ले जाने वाले थे पार्टी को, और शुरू से ये मतलब नीतीश कुमार के करीबी थे। इन्होंने पूरा इनको जाकर के महाराष्ट्र का मंदिर सब भी घुमाया था। तो उसी समय से लग रहा था कि ये बहुत करीब हैं। तो अब ये आए, जदयू में आए हैं। आप देखिए अभी दलित पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार पड़ गए हैं, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट, चूंकि अब सब जगह माई दलित वर्सेस योर दलित चल रहा है, तो उसमें इन्होंने इनको पोजीशन मिल गया अशोक चौधरी को। बड़ी एक मजेदार कहानी है। मैं अशोक चौधरी जी के बगल में बैठा था एक फ्लाइट में 5 साल पहले, जब बिहार के 2015 के चुनाव हो रहे थे, और बहुत कोस रहे थे मोदी जी को और भाजपा को उस समय। और तब ऑफ कोर्स नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन एक तरह से था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो जेडीयू बीजेपी के साथ मिल गए हैं,
यही तो है राजनीति, और यही तो राजनीति की कमजोरी है मुझे लगता है। उसमें कोई अब विचारधारा कहाँ रही है? आप फ्लाइट में इतना कोस रहे थे मोदी जी सांप्रदायिक है, ये है, पूरी तरह से बीजेपी जो है उन्होंने बिहार की राजनीति को एक तरह से बांट दिया है, अब आप उसी दल के साथ मिल जाते हैं। तो चौधरी जी जैसे बहुत हैं, आप इस चुनाव में देखेंगे ये जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जो चल रहा है ये हर राज्य में हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा पिछली चुनाव में किस तरह से लोग एनसीपी छोड़कर भाजपा में चले गए, शिवसेना छोड़कर विधायक दल के नेता आ गए थे, राधाकृष्ण विखे पाटिल। तो ये जो जब आपके नेता जब आते हैं, आपने बड़ी बात कही ना, जब नेता आते हैं तो फिर वर्कर बेचारा क्या करेगा? जब नेता लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट करना चाहता है, पार्टी तोड़ना चाहता है, तो इसका पार्टी का कहाँ अस्तित्व रह जाता है? आपकी आइडेंटिटी क्या रह जाती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी? अब मुझे ये बताइए संतोष जी कि ये जो 3 छोटे छोटे अलायंस हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा का बसपा के साथ, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का चंद्रशेखर आजाद के साथ, और अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ, क्या किसी पॉकेट में ये अलायंस इफेक्टिव हो? मैं ओवैसी से शुरू करता हूँ। ओवैसी ने, जैसे कि हम लोग पास्ट में बातचीत कर चुके हैं, कि सीमांचल में उन्होंने इम्पैक्ट बनाया है और एक मतलब एक गजब पॉलिटिक्स की है कि डेवलपमेंट, एक सीमांचल, उनका आप डाटा देखिएगा ना तो कमाल का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है सीमांचल के बैकवर्डनेस पर अदर स्टेट के कंपैरिजन के साथ। एट द सेम टाइम एज अगेंस्ट की तेजस्वी, उसकी जो ये ओवैसी की हार्डलाइन इमेज के अगेंस्ट में उसने डेवलपमेंट पैकेज की बात की। कांग्रेस ये मान चलता है कि बीजेपी को नहीं देगा तो ये वोट मेरे पास ऑटोमेटिकली आएगा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो इसीलिए मान के चलते हैं कि मुस्लिम वोट मतलब माई वोट। लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी ने क्या किया, इसके पलट एक अलग से सीमांचल पैकेज की बात की कि यहाँ इतने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इतने स्कूल्स होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और अख्तारुल इमान जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी उसी तरह से बात कर रहे हैं, और इस तरह से नैरेटिव क्रिएट करके उन्होंने जीता, एक सीट जीता, और लोकसभा में भी 2,96,000 वोट लाना बड़ी बात है, और नंबर 3 पर रहे और क्लोज थर्ड रहे। ऐसे नहीं कि तुरंत। ये आप अररिया लोकसभा का बात कर रहे हैं? नहीं, किशनगंज। हाँ, किशन अकेली वही सीट तो जीती ना कांग्रेस ने, 39 और 1 है ना, 39 जीत लिया एनडीए ने, एकमात्र वो जेडीयू के खाते में थी, वो सीट उन्होंने जीती। लेकिन उसका जो बगल का जो पास का एरिया है, जैसे अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, जो सीमांचल कहलाता है, उस बेल्ट में जहाँ करके मुस्लिम पॉकेट्स हैं, और खास करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो मिथिलांचल का बेल्ट, दरभंगा, मधुबनी, जहाँ के ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस एरिया में तो ये देख रहे हैं कि हाँ एक कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यस, मतलब सीमांचल एरिया में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। मधुबनी में होगा कि नहीं होगा मुझे डाउटफुल लगता है, किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरा अलायंस आपने बताया कि अब रालोसपा के पास क्या ऑप्शन था, बताइए। रालोसपा ने मतलब बहुत एक तरह से सोच की रही कि उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स कैसे फुल सर्किल आ गई। वो आदमी जिसने कि अब सुशील मोदी की जगह पर नीतीश कुमार उनको प्रश्रय देता है, वो आदमी जो उपेंद्र सिंह लिखता था, नीतीश कुमार ने कहा आप कुशवाहा लिखिए, अपनी कास्ट आइडेंटिटी को असर्ट कीजिए, उन्होंने कुशवाहा लिखना शुरू किया। राज्यसभा भेजे गए, फिर छोड़ के गए, वापस आए, फिर एनडीए में जीता, उन्होंने उजियारपुर सीट से जीता, मंत्री बने। लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा कि नीतीश कुमार का जो लव कुश जो फार्मूला है, कोई कुर्मी वोट का जो एक है, उसको मैं तोड़ सकता हूँ, उसका मैं नेता हूँ, वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो एजुकेशन के मुद्दे को ले, उनके पास कोई ठोस कोई मुद्दा नहीं था लड़ने के लिए, और उस तरह से कोई प्रभावशाली स्पीकर नहीं रहे हैं, करिश्मेटिक लीडरशिप उनकी नहीं रही है, तो घूम फिर करके वहां गए। अब देखिए 2015 में इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया था एनडीए के लिए, 2019 में इन्होंने आरजेडी के लिए अपने आप को प्रूव नहीं किया, तो ये अब आरजेडी के लिए बैगेज लग रहे थे। इनको भी लग रहा था कि इसको दिग्गज सीट दे देंगे, मान लीजिए 5-7 जीत गया तो उसके बाद मान लीजिए पोस्ट पोल में अगर ओपन हो जाएगा तो कहीं भी जा सकता है। तो उनको लगा वेस्ट है, इससे बढ़िया है लेफ्ट है, लेफ्ट कम से कम बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, इतना तो कंफर्म है ना। तो ये मन के चल रहा है। तो अब रही अलायंस की बात, सर्टेन एरिया में बीएसपी का इन्फ्लुएंस रहा है। बीएसपी ने यहाँ तक 6 सीट भी बिहार असेंबली में जीती है पास में। अच्छा, इन्फ्लुएंस कैमूर, यस, कैमूर, भभुआ, जो बॉर्डरिंग एरिया है, गोपालगंज, इन सब एरिया में उसका इन्फ्लुएंस है। तो एक तरह से ये वोट कटवा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वोट कटर,
तो वो इन्फ्लुएंस रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत सकता है, आई डोंट नो, मतलब नॉट श्योर। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक बीएसपी के साथ अलायंस, और तीसरा अलायंस आपने ये कहा पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद। हाँ, सिमिलर। पप्पू यादव का जो इन्फ्लुएंस एरिया है वो मधेपुरा, सुपौल, कोसी वाला बेल्ट। अब देखिए पप्पू यादव की ट्रेजेडी ये है कि इनके साथ दो बात हुई कि पप्पू यादव उस काल में नेता हुए जिस जमाने में लालू प्रसाद हुए, यादव के नेता नहीं बन पाए कभी। और वो जो है अजीत सरकार मर्डर केस में एक्विट भी हो गए, लेकिन वो ही हैज बीन प्रिजनर ऑफ हिज पास्ट, उसे कभी निकलने पाए। वो जो एक परसेप्शन था, अदरवाइज आर्टिकुलेट है, एरिया में जाते हैं, किसी एरिया कहीं जाइए पप्पू यादव आपको सबसे पहले मिलेंगे। पटना में फ्लड आया तो सबसे ज्यादा पप्पू यादव दिखते थे। तो वो सारी एक्सेसिबिलिटी है, लीडरशिप है, लेकिन वो एक जमाना था आनंद मोहन वर्सेस पप्पू यादव का, 90s में लड़ाई हुआ करता था। तो एक मसलमैन कल्चर से आने वाले का जो इमेज था, उस इमेज को पूरी तरह से बेचारे स्ट्रग ऑफ नहीं कर पाए हैं। अब उनके साथ जो अलायंस आ रहा है तो थोड़ा बहुत वोट का 5,000 10,000 सीट पर ला सकते हैं, वोट ये कर सकते हैं। एक टाइट बैटल में दे कैन प्ले ए रोल, बट नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर अदर्स। दूसरे का ये बताइए, ये जो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठजोड़, चंद्रशेखर रावण का क्या अभी पॉलिटिकल रेलेवेंस है बिहार में? बहुत ज्यादा नहीं है ये, इसलिए देखिए जितनी भी पार्टियां आती हैं, क्योंकि आप देखिए यूपी में क्या, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यूपी में वो आप ओबीसी से लेकर के दलित को गया, शेड्यूल कास्ट की पावर ट्रांसफर हुआ नेचुरली फ्रॉम मुलायम सिंह टू मायावती। बिहार में वो फेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जगजीवन राम जो सबसे बड़े दलित नेता हुए, उन्होंने भी सेंटर की पॉलिटिक्स की। रामविलास पासवान उससे दूसरे बड़े नेता हुए, उन्होंने भी सेंटर की पॉलिटिक्स की, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स की। मतलब दलित सोशलिस्ट कॉट बिटवीन टू वर्ड्स रहे। तो ये एक ओपन है, दलित का वोट जो है यहाँ ओपन है। उसको एक तरह से कैपिटलाइज करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, महादलित का बनाया, माइनस पासवान ने एक कंग्लोमरेट बनाया जिसको कि महादलित नाम दिया। महादलित कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, शेड्यूल कास्ट का सारा कॉम्बिनेशन है। इसमें पासवान को माइनस कर दिया क्योंकि भाई पासवान की पॉलिटिक्स करें, और एक माइंड गेम किया, और उस कंस्टिट्यूंसी को कल्टीवेट करने में वो सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत छिटका वोट, तो सब ध्यान में है कि कहाँ से किस पॉकेट से जीतन राम मांझी कितना कर सकता है, श्याम रजक कितना कर सकता है, उदय नारायण चौधरी क्या कर सकता है, अशोक चौधरी के नाम पे क्या आ सकता है। तो दलित वोट जो बिहार का है ओपन इंडेड है। ऑफकोर्स अभी मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार के पास है वोट, वो थोड़ा सा कांग्रेस के पास भी है, लेकिन मेजोरिटी ये 16% है ना। उसके बाद वो जो कि पर्सनालिटी होगी कल्ट के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से, यही ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, बीएसपी हैं या चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, ये सब पार्टियां दिख रही है कि इस जगह हम लोग अपना सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कोई फील्डिंग नहीं की अच्छी तरह से, पूरा एरिया में घूमे नहीं है। ये इलेक्शन के टाइम में आ गए हैं, 5 साल ये फील्ड में रहते दिखते घूमते। बीएसपी वही करती है, इलेक्शन के टाइम में न जाती है कि बीएसपी सारे सीटों से लड़ेगी, इतने सीटों से लड़ेगी, लेकिन फिर वो फील्ड में काम नहीं करते, उस वोट को कैपिटलाइज करने का काम नहीं करते हैं। तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे, ये मतलब वोट कटर का रोल प्ले करेंगे। राजदीप जी, आपका क्या सोचना है इन सारे प्लेयर्स पे, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, पप्पू यादव? देखिए, मुझे लगता है, और फिर हमने पिछले बार भी इसकी डिस्कशन की थी, कि बिहार की राजनीति में एक पॉलिटिकल और सोशल चर्निंग, एक उथल पुथल हो रही है। वो 90 का दशक था जहां लालू का वोटर बिल्कुल लालू के साथ जमकर खड़ा था, और दूसरी तरफ जो एक तरह से एंटी लालू वोटर था वो अपनी जगह ढूंढ रहा था, जहां भी उसे जगह मिलती थी वो जाता था। एक कंसोलिडेशन बना था। अब वो फ्रैक्चर में हो गया है। वो लालू का भी वोट बैंक में धीरे धीरे फ्रैक्चर हो रहा है, जो यंगर वोटर्स है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से नए लोग आएंगे। आप देखेंगे इस चुनाव में आपने कुछ चेहरे देखे, आप 2024 तक देखिए और कितने नए चेहरे आते हैं बिहार में। मैं समझता हूं बिहार की राजनीति इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग, क्योंकि एक कंसोलिडेशन हुई थी पोस्ट मंडल, वो 20-25 साल तक वैसी की वैसी रही। लालू को एक 20-25% का वोट ऑलमोस्ट गारंटीड था, ही मे स्टिल गेट इट, पर एक फ्लोटिंग वोट अब बिहार में है, एक यंगर वोटर है, पोस्ट लालू जनरेशन का वोटर है, जो शायद अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है या खुद नेता बनना चाहता है। अब आज की तारीख में वो फ्रिंज एलिमेंट हो, उसे वोट कटवा कहे, बट हु नोस 5 साल बाद 10 साल बाद वो एक अपना कहीं ना कहीं इससे उभर कर एक नया नेता तो आएगा। क्योंकि बिहार की ट्रेजेडी एक तरह से है
कि कोई नया नेता एक तरह से नहीं आया 25 सालों में, एक ऐसा नेता जो पैन बिहार जिसे समझे, आफ्टर लालू एंड टू सम एक्सटेंट आप नीतीश कुमार को जोड़ लीजिए, एक नया आप कह रहे हैं जनरेशन। सम एक्सटेंट, मतलब आपको अभी भी इस बात पे संदेह है कि नीतीश कुमार पैन बिहार लीडर नहीं है? नहीं, आई एम सेइंग नीतीश कुमार कभी अपना उस तरह के मास लीडर नहीं बने हैं व्हेन ही हैज फॉट ऑन हिज ओन। आप नीतीश कुमार का वोट देखिए, इफ ही वर टू फाइट, नीतीश कुमार इज नॉट अ 25% नेता ऑन हिज ओन। जेडीयू का वोट जो है, कभी भी अगर मुझे लगता है 2014 या 15 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, आई थिंक जब 14 का चुनाव जब हुआ था, जब नीतीश जी एक तरह से अपनी एक पहचान बनाने में लगे थे, he has never found it easy। जब समता पार्टी भी थी, नीतीश कुमार इज अ रिस्पेक्टेड नंबर 1 लीडर ऑफ बिहार, आई एम नॉट डाउटिंग दैट। मेरा ये कहना है कि मास लीडर्स, एक नए जनरेशन के मास लीडर्स, आज क्या कह रहे हैं संतोष जी हमसे, कोई नेता सीमांचल में कोई प्रभाव है, किसी का कोसी में है, किसी की एरियाज में है, या किसी के अपने कंस्टिट्यूंसी में है, पर उस तरह का पैन बिहार नेता जो होना चाहिए वो कहां नजर आया? I think Lalu, in my view, was the last such neta who was able to cut across Bihar's various divides. Nitish definitely, मुख्यमंत्री इतने साल बने तो आपकी छवि तो बनेगी, आपकी पहचान बनेगी, but I am not sure whether he is the kind of mass leader that Bihar is today looking for. ठीक है, मैं थोड़ा सा राजदीप के पॉइंट को एलाबोरेट करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। वो जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली नीतीश कुमार ने 2014 में 20 सीट उन्होंने जीता था, उससे पहले 9 में वो 2 सीट पर आ गए। और एक इंटरव्यू में, प्राइवेट इंटरव्यू में मुझको कहा था उन्होंने, जो कि बाद में किताब में मैंने लिखी उस बात को, कि मैंने डेवलपमेंट कार्ड का मैं क्या हुआ, मेरा डेवलपमेंट कार्ड डिडंट पे ऑफ, उससे वोट मिलता नहीं, और सब बहुत सारे फैक्टर से वोट मिलता है। तो मेरा एक ब्रिम थ्योरी है। ब्रिम थ्योरी ये है कि आपके पास क्लास में 70% वोटर है, तो 70% आरजेडी है, 30% नीतीश कुमार है, वो 30% हो जाता है तो ब्रिम पार कर जाता है, तो ऊपर हो जाता है। बीजेपी 70% है तो उसमें 30% नीतीश कुमार का, तो ब्रिम हो जाता है। तो उनको एक सॉलिड कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन टॉपिंग होगी नीतीश कुमार की। तो वो जो मास लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, उस सेंस में कह रहे हैं कि भाई इनको एक सॉलिड कॉम्बिनेशन चाहिए उस कन्वर्ट करने में। उनके मास लीडरशिप में डाउट नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स मैं ये एग्री करता हूं कि जिस तरह लालू उनका वो कास्ट इक्वेशन वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं 15% 20% वोट तो लेके आऊंगा ही। हाँ, 90, 91, 95, अब आप देख लीजिए ना, इवन तो 2000 में मतलब मान लीजिए कांग्रेस से मिलकर बनाया था, लेकिन जलवा था। पीएन सेशन की बात वो कर रहे थे, पीएन सेशन के आने के बाद पीएन सेशन को लगा कि नहीं, बहुत सारा मास स्केल बुक कैप्चरिंग होता है, वो नहीं होगा। तो उसके बाद वो जीतते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, इन्होंने एम्पावर क्या है, इनके लोग जाके वोट देके आ गए, जिनको दबंग लोग रोक लेते थे, वोट देके आ गए, जीते तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया पीएन सेशन की। तो वो एक मास लीडरशिप है नीतीश कुमार के। पैन बिहार इज, आई डू नॉट डाउट, आपको पैन बिहार क्यों, नेशनल लीडर है। एक जमाने में एक न्यूक्लियस माना जा रहा था एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स की। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है संतोष जी कि जब भी बिहार के चुनाव होते हैं तो अनिवार्य रूप से एक बात का जिक्र होता है कि बाहुबलियों का कितना असर रहेगा। हम लोग पढ़ते रहते थे कि भाई फलानी सीट से राजन तिवारी जीत गए, ढिकानी सीट से सूरज भान, फिर यहाँ से पप्पू यादव, यहाँ से अनंत सिंह, ये सरकार वो सरकार, अब वो शहाबुद्दीन सीवान में, एक लंबी लिस्ट है। तो अब वैसा कुछ रहता है कि बाहुबलियों का असर जिसको बोलते हैं ट्रिगर हैप्पी पॉलिटिशियंस का असर, कि अब बहुत ही वो हल्का है? वो असर हल्का हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है कल्चर ऑफ फिलांथ्रोपी में। वो एक तरह से गन कल्चर नहीं है, वो कल्चर ऑफ फिलांथ्रोपी की राजनीति है। हाँ, मतलब वो लोगों को आप मत करते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक बाहुबली नेता है, उनके पास अगर जाइएगा तो उनके पास देने के लिए उनके दरबार में कैश भी होता है। कोई गरीब आया उसको कैश दे दिया, वो कफ सिरप भी रखते हैं, किसी को खांसी होगी तो कफ सिरप दे दिया। तो इस तरह के उन लोगों ने अपने इमेज को चेंज करने की कोशिश की है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। अब जैसे कि मैं बिहार इलेक्शन वॉच का फिगर देख रहा था, एनालिसिस का, आप अभी भी लेंगे डेटा तो आप लगे किसी पार्टी के 45% एमएलए के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस है, किसी में 64-63% है, किसी का 39% है। तो वो संख्या जरूर है, लेकिन हाँ, वो जो इमेज था कि यस अनंत सिंह, सूरज भान, इस तरह का जो इमेज था, रणवीर यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो
तो वो इमेज ऑफ कोर्स दैट क्रेडिट गोस टू नीतीश कुमार। अब जैसे साबुद्दीन का जिस तरह से कन्विक्शन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट आया और एक के बाद कितने ओवर हाफ ए डजन केस में कन्विक्शन हुआ, तो वो इमेज डाइल्यूट हो गया है। ऑफ कोर्स थैंक्स टू ईवीएम, टीएन शेषन, केजे राव, ये सब लोग आकर के पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म किए। ऑफ कोर्स द पब्लिक वोटर्स की सेंसिबिलिटी और अवेयरनेस। जी राजदीप जी। नहीं, मैं ये कह, आपने जिस तरह से किया एक तरह से नॉस्टैल्जिक मुझे बना दिया कि आपने कहा वो बाहुबली का जमाना, एक तरह से कि वो एक अलग चैप्टर एक तरह से था बिहार की राजनीति में। क्योंकि 95 में जब मैं वो पहली बार कवर करने गया था, तो हम जब रिपोर्टर जाते हैं तो सोचते किन किन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना चाहिए, तो मैंने तय किया था जो भी हो मैं सिवान जरूर जाऊंगा। तो क्योंकि एक तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक ऐसी पहचान बन गई थी कि अगर आप बिहार जाना चाहें और आप वहां के एक तरह से बाहुबली कल्चर पर का, तो आप जरूर उन एरियाज में जाएंगे जहां उस तरह के कैंडिडेट्स हैं, उनका प्रभाव है। तो मुझे लगता है तब के आज आप, मुझे नहीं लगता जब कोई रिपोर्टर जाएगा तो पहली सोच उनके मन में आएगी कौन से बाहुबली के कैंडिडेट्स की मैं एक तरह से इलेक्शन ट्रेल करूं। तब उस चुनाव में और उस पूरे पीरियड में उस तरह के नेता को एक तरह से आप उनको कलरफुल कैरेक्टर्स की तरह देखते थे कि उनको अगर उनके साथ अगर आप जाए तो आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी। तो हमारे लिए भी एक तरह से बाहुबली जिस तरह से थे और एक छवि बन गई ना, जैसे बॉलीवुड ने भी जिस तरह से बिहार की एक पहचान बना दी, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, वो एक इमेज बनाए, एक इमेज बनवा कि बिहार के जो नेता है उनमें से कई बाहुबली है जो केवल बिहार को लूटना चाहते हैं, जो मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि कई उनमें से रॉबिन हुड टाइप थे। मुझे जो सच्चाई जब मैं उन जगहों पे गया, नहीं देखिए राजदीप जी यहाँ बैठ के हमारे लिए ये कहना बहुत सहूलियत भरा है। जीतते कैसे हैं? जीतते हैं। पप्पू यादव जीतता क्यों है? देखिए पप्पू यादव इज अ रॉबिन हुड। नहीं सर नहीं, आप मानते? वी शुड स्टॉप ग्लैमराइजिंग दिस फैक्ट कि रॉबिन हुड, तेजाब से किसी के बच्चों को नहला देना किसी रॉबिन हुड एक्ट में नहीं आता है सर। हम लोग अगर इनको ग्लैमराइज करेंगे, दैट्स हाउ दे गेट लेजिटिमेसी सर। अगर उन्होंने एक भी आदमी को परेशान किया है तो दे कांट क्लेम टू बी रॉबिन हुड। सर मैं आपकी बात से आई डोंट डिसएग्री। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम रिपोर्टर जाते थे, आप उसे ग्लैमराइज कहिए जो भी है, लेकिन 20 साल पहले या 25 साल पहले हम इन लोगों का प्रभाव क्यों है उस एरिया में, ये वी वांटेड टू फाइंड आउट। हम इस बात को एक पहचानना चाहते थे कि क्या वजह है कि वो बार बार चुनाव जीतते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं आज भी पप्पू यादव जो है, आप भले ही उसे कहें, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में ये बात समझना चाहता हूं कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति चुनाव कैसे जीतता है। और तब कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि उस जनता में, अपने वोटरों में उनकी एक रॉबिन हुड इमेज बन गई। अब आप उसे ग्लैमराइज कहिए, पर वोट क्यों आते हैं? सर सत्ता का संरक्षण पाके कोई गुंडा जनप्रतिनिधि बन जाए, अपने रसूख का इस्तेमाल करे क्योंकि उसे पटना से ताकत मिल रही है, उसने कुछ जातियों की गोलबंदी कर ली, जिस विपक्षी ने सर उठाया उसका सर कुचल दिया और एक पैरेलल साम्राज्य सरकार चल रहा है। तो ये आप सिर्फ चुनाव जीत के सब कुछ सही नहीं हो जाता है, क्योंकि बाद में वो सारे किले ध्वस्त हुए। सर जैसे संतोष जी ने कहा, जब बाढ़ होता है कोसी एरिया में, पहला व्यक्ति जो वहां पहुंचता है वो पप्पू यादव है। I am not talking about पप्पू यादव only, sir. I am talking about in general. You said कि ये चुनाव कैसे जीतते हैं, तो चुनाव तो कैसे बूथ छपाई होता था, कैसे वोटर रोका जाता है, इस पर एक विस्तार से अलग से बात हो सकती है। चुनाव जीतना एक पैमाना नहीं कि साहब चुनाव जीते इसलिए इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है या सब कुछ सही हो गया। सर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपकी बात में भी सच्चाई है, मुझे लगता है कहीं मेरी बात में भी सच्चाई है। वो आप पूरी तरह से उनको डाकू डकैत की तरह मत देखिए कि केवल वो बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीतते थे, ना ही मेरा जो व्यू पॉइंट है केवल ग्लैमराइजेशन से चुनाव जीतते थे। राजदीप जी, ऑल आई एम सेइंग इज कि देयर वाज अ वेरी, जिसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टर्म यूज करते हैं ना, कि एक पैरेलल सिस्टम चल रहा था, उसमें संरक्षणवाद भी था कि कब सिरप भी दे रहे हैं, आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और जमीन पे कब्जा भी कर रहे हैं, अपने बाबूजी का पैसा थोड़ी बांट रहे हैं, पैसा कमा तो इसी सिस्टम से रहे ना। मेरा ये कहना है। नहीं, पर इसका फायदा कौन उठा रहा है? देखिए, हम इनको अगर आज टारगेट करें, इनका फायदा क्या? क्या नीतीश कुमार ने इनका फायदा नहीं उठाया? क्या लालू प्रसाद ने नहीं उठाया? सब बड़े जो हम कांग्रेस ने संरक्षण दिया,
फिर लालू यादव ने संरक्षण दिया, ये इल्जाम लगे हैं। और नीतीश कुमार भी पाक साफ नहीं, चाहे 2000 हो चाहे 2005 हो, इन्हीं लोगों के सहयोग से आए। नहीं, हम केवल इन बाहुबलियों को टारगेट करके जो पूरे सिस्टम ने जिस तरह से उनको उनका फायदा उठाया, उनको संरक्षण दिया, उस पर भी नजर डाले ना। क्योंकि मोहम्मद शाहबुद्दीन नहीं बनता जब तक लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से उनको संरक्षण दिया। आनंद मोहन सिंह को कई, नीतीश कुमार जैसे कई लोगों ने उनको एक तरह से एक बैकिंग दी। ये सच्चाई है, लेट अस एक्सेप्ट दैट आल्सो ना। यस, चलिए आखिरी सवाल संतोष जी, क्या नारे और नैरेटिव उभर के आ रहा है फिलहाल, जब चुनाव में तकरीबन 25 से 28 दिन, मतलब एक जो पहला फेज है, और अब 10-12 तारीख, मेरे ख्याल से 12 तारीख को नॉमिनेशन का सब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा पहले फेज का, तब से तो चुनाव निखर के सामने आएगा, जो आखिरी 20 दिन का खेल होता है। पर अभी क्या होर्डिंग, क्या नारे चल रहे हैं, सबके नीतीश कुमार, आपके लिए उपलब्ध तेजस्वी यादव, और बीजेपी के। जैसे मैं पिछले दिनों जब पटना आया था तो मैंने एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी, विश्वेश्वरैया भवन के बगल में, और आप इस पर रुक के मुझे सराह सकते हैं कि मैंने विश्वेश्वरैया एक बार में बोला, बिना फंबल किए बोला। मोदी जी भी चाहे तो इसका जिक्र कर सकते हैं। तो उसके बगल में मैंने बीजेपी की होर्डिंग्स देखी। वो होर्डिंग अपने कलेवर में सेम थी, बस समाज के नाम बदल रहे थे कि आज इस समाज का है कि वर्चुअल महारैली, आज उस समाज की, बाकी सब ठीक था। उस समाज का जो सांसद या मंत्री है उसकी फोटो होगी, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो होगी, ऊपर उनके जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स रहते हैं उनकी फोटो रहेगी। तो बीजेपी, मैंने फिर पूछा कि बोले इनका 1% वोट है, इनका 2% वोट है, तो बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से चल रही है ये होर्डिंग और तैयारी। आपकी नजर में क्या क्या आया, किस तरीके के नारा और नैरेटिव फिलहाल चल रहा है? मैं कोई पर्टिकुलर होर्डिंग पर नहीं बोलूंगा कि तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार। मैं आपको दो बांट के देखता हूँ, एनडीए खेमे का और दूसरे वाले खेमे का क्या है। एनडीए खेमे में एक चीज स्पष्ट है कि बीजेपी ने ये इंश्योर किया है कि पीएम और का जो स्पेस है वो होर्डिंग पर पीएम सीएम दोनों है। तो बीजेपी जो अपने फील्ड में जाती है वो केंद्र की भी बात करती है कि हमने 370 हटाया, हमने राम जन्मभूमि का शिलान्यास ये बनाना शुरू किया, हमारी सरकार ने इतना पैकेज दिया है बिहार को। वो 7 निश्चय के बारे में बताया कि नहीं बताया ये श्योर नहीं है, लेकिन वो पीएम मोदी ने जो किया वो किया है। जेडीयू का ये है कि नीतीश कुमार का बराबर का है। तो इस बार के पीएम और सीएम को दोनों ने एक फुटिंग में रखा है, और बीजेपी कहीं न कहीं पीएम के नाम को फील्ड में जाकर के इनकेस करती है। प्रेम कुमार मंत्री है, सीनियर, उन्होंने मुझको कहा था कापुर हम लोग जाएंगे, हमको कहा गया है कि हम लोग ने जो काम हमको जनता को बनाना है। मैंने पूछा कि नीतीश कुमार का काम को नहीं बताएंगे, यू आर पार्ट ऑफ इट। हाँ बताएंगे, लेकिन पीएम के काम को जोर शोर से बताएंगे। तो अब तेजस्वी का क्या है, तेजस्वी का दूसरी तरफ तेज रफ्तार, वो इस बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहा है कि he wants to come out of shadow of his father। आप देखिए कुछ पोस्टर में उसके किसी परिवार के सदस्य का फोटो नहीं है, नॉट इवन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मिसा, कोई नहीं, ओनली बड़ा सा फोटो तेजस्वी हाथ ऐसे करके वो है। वो अपने आप को असर्ट कर रहा है, वो करना चाहता है यस आई एम द फ्यूचर लीडर। अब मैं नो लॉन्गर केयर ऑफ लालू प्रसाद, आई एम तेजस्वी प्रसाद, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो माइग्रेशन को व्हीप कर रहा है, उसमें वो बेरोजगारी को लाना चाह रहा है, और वो एक थोड़ा चाह रहा है कि मेरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थोड़ा असर्ट, इस बार हमको लगता है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि अपने आप को असर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि यस आई एम द अल्टरनेटिव, आई एम द फ्यूचर लीडर। चलिए राजदीप जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? कुछ दिल्ली में आपने सुना हो बिहार चुनाव के बारे में, आपकी तो पावर सर्कल में बहुत उठक बैठक है। अरे मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मेरी कोई पावर सर्कल में बिल्कुल उठक बैठक नहीं है, लेकिन मैं अभी एक मंत्री का इंटरव्यू करके आया हूँ, हरदीप पुरी। और हरदीप पुरी अभी बिहार से आए हैं, और उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। वो दरभंगा गए थे, तो मैंने पूछा आप दरभंगा क्यों गए थे आप इस कोविड के जमाने में? तो वहां एयरपोर्ट आ रहा है 8 नवंबर को, उसका उद्घाटन 8 नवंबर को, यानी चुनाव के 2 दिन, चुनाव नतीजों के बाद, नतीजों के पहले पोलिंग के बाद होगा। तो मैंने कहा फिर आप क्यों गए थे? नहीं, माहौल बनाने। तो एक तरह से उन्होंने एक माहौल बना दिया कि देखिए दरभंगा के लिए एयरपोर्ट, एंड देयर विल बी 22 फ्लाइट्स, 22 फ्लाइट्स होंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली टू दरभंगा फ्लाइट। अब देखिए उनका
कहना है कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका प्रभाव होगा, लेकिन कई फ्लाइट्स होंगे, डेली फ्लाइट्स होंगे, दिल्ली दरभंगा बंगलोर, दरभंगा दिल्ली और शायद दरभंगा कलकत्ता। लेकिन देखिए कैसे उन्होंने एक माहौल बनाया है कि दरभंगा को हम एक तरह से नेशनल एविएशन मैप में ला रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ये हम देखते नहीं है, हम आज इस समीकरण कर रहे हैं किसका गठबंधन कैसे हो रहा है, कौन किस जाति के साथ जा रहा है, पोस्टर पर क्या है। लेकिन अगर एविएशन मिनिस्टर वहां जाकर एक तरह से ऐलान करता है कि देखिए 1 महीने में दरभंगा को एक एयरपोर्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप उसे बिहारी प्राइड से जोड़िए या दरभंगा। बिल्कुल ये आप चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने जिन योजनाओं का आरंभ किया यहाँ पे ये उनका असर रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की यही तो बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता का एक तरह से उपयोग किया है कि हम एक तरह से हर चुनाव के पहले एक माहौल बनाते हैं कि हम उस राज्य से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब वो कभी असफल भी हो सकता है, इट इज नॉट 100% गारंटी, पर उनसे बात करते मुझे लगा कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। बीजेपी को दिल्ली में जो एक माहौल बना है, दे आर ओनली कैलकुलेटिंग कि कितने सीटों से वो जीतेंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एक अणे मार्ग में अगले 5 वर्ष तक एक स्थायी नागरिक नहीं रहेगा। शफलिंग का वक्त आ गया है। अब वो किस पार्ट गिरता है, क्या कह रहे हैं? डबल इंजन शफलिंग होगा, डबल इंजन की जो सरकार है, अब जो डबल इंजन की सरकार है और जो रहवासी एक अणे मार्ग के नीतीश कुमार हैं, वो अगले 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बात में मुझे संदेह है। बीजेपी इतना धैर्य नहीं धरेगी। नहीं, दैट इज, देखिए जो हमने बात भी की है, दैट इज पोस्ट पोल सुपर ओवर की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी को आज की तारीख में पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार बन रही है। फिर मुख्यमंत्री कौन हो, कितने साल हो, ये बात अलग है, बड़े कॉन्फिडेंस नजर आई। फोकस उसी पे है कि 2.5 साल या क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसीलिए ये जो अभी किसी से 143 का बयान दिलवाया जा रहा है, किसको कौन सी सीटें, जैसे अभी जिक्र आया कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जब जेडीयू चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू की आरजेडी या दूसरी पार्टियों के मुकाबले कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसको लेके बात की। आप विनिंग सीटें क्या दे रहे हो, तो अभी उस सीटों का जोड़ तोड़ है, उसमें बात होगी। चलिए दिलचस्प रहेगा। हम भी जो अगला नेता नगरी होगा वो मोस्ट प्रोबेबली बिहार की जमीन से होगा। और ललन टॉप की टीमें चुनावी तैयारी कर चुकी हैं, नक्शे लॉक हो रहे हैं, रूट लॉक हो रहे हैं, और आपको जमीन पर नजर आएंगी हमारी टीमें, 3 टीमें 4 टीमें। मुख्यमंत्री के 27 एपिसोड आपको नजर आएंगे, और भी कई दिलचस्प सीरीज हैं जिनका श्री गणेश बिहार की जमीन से होगा, गणतंत्र की जमीन से होगा। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।